यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है उसमें आपके कॉमन सेंस का इस्तेमाल करती है। और इस बार का जो साइंस टेक का क्वेश्चन है न तो इजी है न ही टफ है। आपको न्यूज में पता चला ना कि 3 डमी राफेल भेजा गया था, है ना, और पाकिस्तान ने उसको राफेल समझ लिया और तब तक उस 23 मिनट में हम लोगों ने उनके पूरे के पूरे ट्रैफिक सिस्टम को जाम कर दिया। जो हमलावर ड्रोन होते हैं वो जनरली मंडराते नहीं है, जाते हैं बम गिराते हुए चले आते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? तकनीकी है। और इसी तकनीकी के आधार पर ऐसी मशीन बनाई जाती है जिसके अंदर सीखने की क्षमता होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग, ठीक है ना। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। सबसे लास्ट में हमको समय दिया गया है? हाँ, सबसे लास्ट में समय देने का तात्पर्य यही है कि साइंस कम समझ में आता है। क्या पीछे भाग जाओगे? रात भर चलने को कह दोगे तो? हाँ, नमस्कार नमस्कार। चलिए समय न गंवाते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। हाँ, पुराने बैच के इसमें कोई स्टूडेंट है 2024? हाँ 2024 25, हाँ सब हो चुका है आप लोगों का। साइंस टेक हो चुका है। कुछ बातें याद आ रही हैं? और जो बातें क्लासरूम में हुई थी वो सच साबित हुई कि नहीं? है ना। क्लास शुरू होने के पहले ही मैंने आप लोगों से कहा था कि 365, न्यूज टुडे और टेस्ट सीरीज, इन तीनों का आप लोग गहन अध्ययन किए रहिएगा। जीएस का कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं मिलेगा। बाहर मिलने का मतलब ये नहीं कि 100 का 100 क्वेश्चन वहीं से मिल जाए, ठीक है ना। लगभग 80+ क्वेश्चन सारे उसी में से हैं, 365 टेस्ट सीरीज। और मैं भी प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको कहां कहां से क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। और आप घर पे जाके गूगल पे अगर आपका पोर्टल होगा तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोगों का स्पेस चला था, स्पेस टेक्नोलॉजी। और एक बात मैंने क्या बोला था? आर्टेमिस समझौते के तहत आक्जियोम 4 मिशन कभी नहीं पूछेगा कि कौन जाएगा, लेकिन मिशन जरूर पूछेगा, ठीक है ना। और ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। ऊपर अंतरिक्ष यात्री जाएगा तो जाहिर सी बात है माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन ही करेगा, है ना। क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है उसमें आपके कॉमन सेंस का इस्तेमाल करती है। और इस बार का जो साइंस टेक का क्वेश्चन है न तो इजी है न ही टफ है, बीच वाला है ना। यानी कि दोनों के गुण लिए हुए। टफ क्यों है? टफ इसलिए आपको लगता है कि उसमें आप सही ढंग से कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाए। और कॉन्सेप्ट अप्लाई क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं सही ढंग से, है ना। और यूपीएससी रटने की प्रवृत्ति तो है नहीं। सिंपल सी मैं पहले ही क्लास में बोलता हूं कि ये पूरी तरीके से बौद्धिक क्षमता वाला एग्जाम है। आपकी सोच कहां तक है उसी पर ये एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के वाहनों पर विचार करिए। तो पहली चीज आप इसमें देखिए किससे पूछा है? वाहन। किससे रिलेटेड? व्हीकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आप पीटी 365 साइंस एंड टेक में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट पेज के थोड़ा सा पहले बैटरी संचालित वाहन के बारे में पूरा का पूरा लेख लिखा हुआ है, ठीक है ना, पीटी 365 में। और उसका प्रॉपर क्लास भी हुआ था यहां पर। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पूर्ण
बैटरी विद्युत वाहन, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन और ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन उपयुक्त में से वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहन माने जाते हैं। क्या शब्द दिया है? वैकल्पिक पावर ट्रेन का। वैकल्पिक पावर ट्रेन का तात्पर्य क्या है कि ऐसा इंजन जो पारंपरिक ईंधन का इस्तेमाल नहीं करता। तो पारंपरिक ईंधन क्या है आपका? पेट्रोल और डीजल। तो जनरली पावर ट्रेन इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी से उसके पहिए को घुमाना, यानी कि विद्युत से उसके पहिए को क्या करना? घुमाना। तो अब आप ऑप्शन में देखिए, पूर्ण बैटरी विद्युत वाहन हो सकता है। टोटो जो चलती है बैटरी है, वो बैटरी आप चार्ज करते हो, एनोड कैथोड, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी ही तो प्रोवाइड करती है और उसको चक्के को क्या करती है? घुमाती है। दूसरा, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, ये भी वही काम करती है। तीसरा, ईंधन सेल विद्युत हाइब्रिड वाहन, ये भी पारंपरिक ईंधन का इस्तेमाल नहीं करती है। ठीक है ना? तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं? गैर पारंपरिक ईंधन वाले इंजन हैं। और ये गैर पारंपरिक ईंधन वाले इंजन हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पावर ट्रेन। ठीक है ना? तो ये आप बताइए साइंस का है या जनरल क्वेश्चन भी हो सकता है? ये जनरल क्वेश्चन भी हो सकता है। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसमें कितने सही हैं? सभी के सभी सही है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मानव रहित वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और अगर भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा होगा और अगर आप इसको न्यूज में देखे होंगे, ठीक है ना, तो आप समझ सकते होंगे। जैसे अभी जब भारत पाकिस्तान से वार चल रहा था, ये मत समझिएगा कि वहां से क्वेश्चन उठा के यहां दे दिया है ना। तो उसमें आपको न्यूज में पता चला ना कि 3 डमी राफेल भेजा गया था, है ना, और पाकिस्तान ने उसको राफेल समझ लिया और तब तक उस 23 मिनट में हम लोगों ने उनके पूरे के पूरे ट्रैफिक सिस्टम को जाम कर दिया। मौका मिल गया, उसके बाद जो हमारी मिसाइलें गिरी वो उसको ट्रैक ही नहीं कर पाए। ठीक है ना, ये 23 मिनट में सारा खेल हो गया था। अब इस क्वेश्चन में पूछा है अनमैन एयर व्हीकल्स, जिसको नॉर्मल तौर पर आप लोग जानते हैं ड्रोन। ठीक है ना, ड्रोन। ड्रोन इज द एग्जाम्पल ऑफ अनमैन एयर व्हीकल। ड्रोन नहीं है, ड्रोन क्या है? एक एग्जाम्पल है। जैसे आप जेसीबी जानते हो, जेसीबी क्या है? कंपनी है, मशीन नहीं है वो। लेकिन उस मशीन को देखकर हम लोग क्या बोलते हैं? जेसीबी। जेसीबी तो कंपनी है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से अनमैन एयर व्हीकल्स, मानव रहित जो वाहन है, वो एक तकनीकी है और इस तकनीकी के तहत छोटे विमान को बगैर पायलट के उड़ाया जाता है, रिमोट कंट्रोल से। उसमें सबसे उन्नत कोटि का जो वाहन है उसी को हम अमेरिका को क्या बोलते हैं? ड्रोन। ठीक है ना, अब इसमें ड्रोन से संबंधित है कि सभी प्रकार के ड्रोन ऊर्ध्वाधर अवतरण यानी लैंडिंग कर सकते हैं। टेक ऑफ करना, लैंड करना। ठीक है ना, तो अब यहां पर पूछा है सभी। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे ड्रोन हैं जिनको प्रॉपर लैंड करने में रनवे की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी प्रकार के यूएवी स्वतः मंडरा सकते हैं। सभी प्रकार के मंडरा सकते हैं? नहीं। जो हमलावर ड्रोन होते हैं वो जनरली मंडराते नहीं है, जाते हैं बम गिराते हुए चले आते हैं। ठीक है ना, कुछ विशेष अगर यहां रहता तो सही हो सकता था, लेकिन यहां पे टर्म क्या दे दिया गया है? सभी। सभी ड्रोन क्या होते हैं? मंडराते नहीं हैं। और ऐसे ही ड्रोन को हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से बोलते हैं फिक्स्ड विंग ड्रोन। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड विंग ड्रोन। ये हमेशा नहीं मंडराते हैं। ठीक। तीसरा ऑप्शन है इसमें, सभी प्रकार के यूएवी शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं। सही है। आपको ड्रोन के बारे में अगर पता होगा तो एक चीज आप अच्छे से समझिएगा कि ड्रोन कम दूरी के भी हैं और लंबी दूरी के भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो बैटरी होती है, बैटरी का जो ऊर्जा घनत्व होता है वो इंजन, जो ईंधन वाले इंजन होते हैं उनके ऊर्जा घनत्व से कम होता है। तो जाहिर सी बात है, आप देखिएगा कि अमेरिका का एक ड्रोन जो था वो तेहरान या कहीं पे मारा था किसी सेनाध्यक्ष को,
मारा था ना उतनी दूर से आके। तो लंबी दूरी के ड्रोनों में केवल हम बैटरी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं, उनमें हम ऊर्जा के तौर पर और भी वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करते हैं। तो अब यहां पर ऑप्शन में क्या दे दिया गया है? सभी, ठीक है ना। तो उस आधार पर पूछा है कितने सही हैं, सिंपल सी बात है, कोई नहीं। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम चलें, तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये एनसीईआरटी, इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी आपको थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लेना चाहिए। और ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री के 9th पार्ट में, 9th क्लास के एनसीईआरटी में। और सिंपल सा क्वेश्चन है, साइंस बैकग्राउंड के अगर आप लोग हैं तो आप इसको पढ़े होंगे। 2 टर्मिनल होता है, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है, ठीक है ना। अब इसमें पूछा है कि जो विद्युत वाहन बैटरियां होती हैं, तो बैटरियों में एनोड कैथोड होगा। तो इस बैटरियों के विद्युत वाहन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम और निकल। अब इसमें से पूछा है सामान्यतः बैटरी में कैथोड बनाने के लिए कौन उपयुक्त होते हैं? 2 टर्मिनल होता है बैटरी का, ठीक है ना। तो जनरली आपका जो कोबाल्ट है और दूसरा आपका निकिल है और तीसरा है आपका लिथियम। कौन कौन सा? कोबाल्ट, लिथियम और निकिल। ये जो तीनों हैं, ये तीनों कैथोड बनाने के काम आते हैं। लेकिन जो आपका ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट किसके काम आता है? केवल और केवल एनोड को बनाने के काम आता है। लेकिन इसमें एक चीज और सोचना है आपको, जो निकिल है, सॉरी जो लिथियम है, लिथियम एनोड भी बनाता है और कैथोड भी बनाता है। लिथियम का इस्तेमाल एनोड के निर्माण में भी होता है, कैथोड के निर्माण में भी होता है। इसीलिए लिथियम का इस्तेमाल आपकी मोबाइल बैटरी को बनाने में किया जाता है। चार्जेबल बैटरी होती है, जल्दी चार्ज हो जाती है, तो इसके द्वारा लिथियम का भी निर्माण होता है और इसके द्वारा एनोड का भी निर्माण होता है और कैथोड का भी निर्माण होता है। और ग्रेफाइट, केवल ग्रेफाइट से क्या बनाई जाती है? एनोड बनाई जाती है, ठीक है ना। जो कोबाल्ट होता है आपका, कोबाल्ट जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप की बैटरी बनाने में कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है, मोबाइल की बैटरी बनाने में लिथियम का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन को बनाने के लिए किसका? निकिल का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। किस रूप में? कैथोड के रूप में, ठीक है ना। और एनोड के रूप में सिर्फ किसका इस्तेमाल होता है? ग्रेफाइट का। तो अब इस ऑप्शन में दिया हुआ है, किसके बारे में बात हो रहा है? सिर्फ कैथोड के बारे में बात हो रहा है। तो कैथोड में तो ग्रेफाइट इस्तेमाल होगा ही नहीं, ठीक है ना। बाकी तीनों का इस्तेमाल किस में हो सकता है? कैथोड में। और अभी अगर लिथियम रहता अलग से, तो लिथियम को एनोड और कैथोड दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पूछा है कि इसमें कैथोड में तो कौन कौन सा होगा, कितने इस्तेमाल हो सकते हैं? इसमें 3 इस्तेमाल हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी ऑप्शन। नेक्स्ट उसके बाद, हाँ ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका एक तरीके से ये न्यूज़पेपर से क्वेश्चन है, ठीक है ना। जब रसिया और यूक्रेन के बीच वार हो रहा था, ठीक है ना, तो उस समय कुछ ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा था रसिया के द्वारा। तो उसमें आपके कुछ मटेरियल्स थे आपके LLM-105। तो अब पूछा है कि अभी हाल ही के समाचार पत्रों में चर्चित सामान्यतः Cl20, HMX और LLM-105 के रूप में ज्ञात रासायनिक पदार्थों में सर्वनिष्ठ अभिलक्षण क्या है? तो सिंपल सा बात है कि ये है क्या, किसके तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? एक तरीके से विस्फोटक रसायन है, जिनका उपयोग कहां होता है? सैन्य आयुधों में होता है, ठीक है ना। अगर हम पहले की बात करें Cl20, ठीक है ना, तो जो Cl20 होता है, यह सबसे अत्यधिक यानी कि अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है, जिसका वर्तमान में यह देखा जाए तो गैर नाभिकीय सबसे विस्फोटक पदार्थ कौन होता है? नाभिकीय होता है। तो गैर नाभिकीय पदार्थों में अगर आप हाईली एक्सप्लोजिव मटेरियल की अगर बात करें
तो उसमें यही होता है, कौन है, Cl20, यानी कि एक तरीके से क्या है, गैर नाभिकीय विस्फोटक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। हम लोगों को तो एक ही पता है RDX या ट्राइनाइट्रोटोलुइन, उनकी तुलना में ये क्या होते हैं, बहुत घातक होते हैं। तो ये भी क्या है, आपके विस्फोटक पदार्थ। फिर उसके बाद आ जाओ HMX, ठीक है ना, यानी कि हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, इसको क्या बोलते हैं, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव बोलते हैं। और यह भी क्या है, एक तरीके से शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है ना। इसमें ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा होती है और इनका जो प्रयोग होता है जनरली ज्यादा उच्च प्रदर्शन के लिए, सैन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है विस्फोटक पदार्थ के रूप में। तो ये भी आपके क्या है, विस्फोटक पदार्थ। तीसरा है आपका LLM 105, ये जो होते हैं ये भी एक विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं और इनका इस्तेमाल करता है अमेरिकी रक्षा विभाग, और इसका निर्माण भी किया गया है अमेरिकी रक्षा अनुसंधान के द्वारा। और ये बिल्कुल RDX जैसे विस्फोटक पदार्थ होते हैं। तो तीनों के तीनों क्या हैं, आपके विस्फोटक पदार्थ। और इनकी चर्चा अभी साल भर पहले न्यूज़पेपर में चर्चा में थी, क्योंकि ये चर्चा में इसलिए थे कि ये तीनों के तीनों गैर नाभिकीय विस्फोटक पदार्थ हैं, जिनकी क्षमता नाभिकीय विस्फोटक पदार्थ के समान हो सकती है अगर इनकी हम ज्यादा मात्रा में उपयोग करें तो, ठीक है। तो इसमें से क्या बोला, हाँ कंफर्म है ना, तीनों की तीनों कैसे हैं, अत्यंत विस्फोटक पदार्थ। देन उसके बाद नेक्स्ट पे आइए, हाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है ये, ऐसी अपेक्षा है कि मेजोराना 1 चिप क्वांटम कंप्यूटिंग को क्या कर सकता है, सुधार सकता है, ठीक है ना। ये 365 करंट अफेयर्स, अपडेट मटेरियल और क्वांटम कंप्यूटिंग का चैप्टर जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मेजोराना चिप को बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, और इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो मेजोराना चिप बना है, इसके इस्तेमाल से कम क्यूबिट की आवश्यकता पड़ेगी। और जब कम क्यूबिट की आवश्यकता पड़ेगी तो जाहिर सी बात है क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में गणना करने में क्या आएगी, तेजी आएगी। तो बनाया किसने इसको, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। तो जाहिर सी बात है इस चिप से क्वांटम कंप्यूटिंग की दक्षता को हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, गति को क्या कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, और गणना को काउंटिंग करने में क्या हो सकता है, और तेजी आ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि क्वांटम कंप्यूटिंग को सुकर का मतलब क्या होगा, आसान बना सकता है। ये तो बात सही है। दूसरा ऑप्शन है इसमें, मेजोराना 1 चिप अमेजॉन वेब सर्विस द्वारा आरंभ किया गया, ये तो गलत है। इसको किसने बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया गया है। तीसरा, अब सीधी सी बात देखो, डीप लर्निंग और लर्निंग मशीन, ठीक है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में अब इस क्वांटम कंप्यूटिंग को एआई से आप अटैच करोगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, आसानी हो जाएगी कि नहीं। डीप लर्निंग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। मशीन लर्निंग की भी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और इसमें से कोई हमको इसका डिफिनीशन बता सकता है कि डीप लर्निंग किसको कहते हैं और मशीन लर्निंग किसको बोलते हैं। हाँ बोलिए, बहुत आसान चीजें हैं। आज आप कल हर मेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी क्वेश्चन है धड़ाम से चैट जीपीटी पे डालिए, आपका जवाब दे देता है ना। उसके भरोसे मत रहिएगा। 2024 का एआई में परिवर्तन करके आईएएस के 2024 को क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, वो फेल हो गया, 20 क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाया। तो सोचिए आपका ब्रेन जो है वो एआई से कई गुना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप ही में से तो सेलेक्ट होते हैं ना। तो इस बहुत सारे आप देखिएगा, आप चलाते ही होंगे, हर चीज के लिए नया एआई टूल, नया एआई टूल, और इसके भरोसे मत रहिएगा, ठीक है ना। तो कोई बताइए, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, मूलतः देखा जाए तो दोनों लगभग एक ही है, ठीक है ना। और इसी के साथ एक और चीज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता सकता है कोई, क्या है एआई? हाँ जो आ रहा है वो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अरे कुछ तो बोलिए। गुड, बस मैं यही सुनना चाहता था। ये क्या है, तकनीकी है।
और इसी तकनीकी के आधार पर ऐसी मशीन बनाई जाती है जिसके अंदर सीखने की क्षमता होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग, ठीक है ना। और कुछ ऐसी एआई तकनीकियां हैं जो इसी मशीन लर्निंग में और ज्यादा डीपली सीखने की भी क्षमता होती है और अपने अनुसार उसको एक्सप्रेस भी करने की क्षमता होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जो डीप लर्निंग मशीनें हैं, इस डीप लर्निंग मशीनों से अगर आप पूछे ब्लड क्या है, तो ये ब्लड के बारे में ही बताएंगे, उसके फायदे बताएंगे, उसके नुकसान बताएंगे, उसके ऑडियो वीडियो इमेज सब आपको दे देंगे। और नॉर्मल आप गूगल से पूछिए ब्लड क्या है तो देखिएगा केवल डिफिनीशन देगा, इमेज के लिए आपको अलग से जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सब कुछ क्या करेगा, आपको दे देगा सारी चीजें, ठीक है ना। तो इसका भी इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में कर सकते हैं, मेजरोना चिप से कर सकते हैं। तो अब पूछा है कि इनमें से कौन से सही है? दूसरा तो सही हो ही नहीं सकता। और पहला मेजरोना चिप माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया ही है क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में। गूगल ने भी इसी तरीके से एक चिप बनाया था, हाँ, साइकोमेर, साइकोमेर बहुत पहले। और उस साइकोमेर ने एक ऐसी गणना को 10 सेकेंड में सॉल्व कर दिया गया जिसको सुपर कंप्यूटर को करने में लगभग 10,000 साल लग जाता, ठीक है ना। साइकोमेर उसको बोलते हैं। और उसको किसने बनाया था? गूगल ने, ठीक है ना। तो रिसेंटली जो चिप बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, उसी का नाम क्या है? मेजरोना। जाके अगर अपडेट मटेरियल होगा तो आप जाके पढ़ लीजिएगा एक बार घर पे। तो इसमें से कौन कौन सा सही है? पहला और तीसरा, ठीक है ना। कौन ऑप्शन सही है? सी। नेक्स्ट इसके बाद है, प्रायः समाचार में चर्चित मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है ना। अब इस जितने भी आपके क्लास अभी हुए हैं पुराने स्टूडेंट, बायोटेक में याद आया, चर्चा किया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, बायोटेक के सबसे लास्ट में। नाम से आप पकड़िए क्या है यहां पर? मोनो, और दूसरा क्या है? क्लोन, तीसरा क्या है? एंटीबॉडी, यही तो है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जनरली एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन आपकी बॉडी में होता है, ठीक है ना। और एंटीजन और एंटीबॉडी की डिफिनीशन दो तरीके से दी जा सकती है। पहला, एक एंटीजन होता है जिसको हम बोलते हैं बाहरी पदार्थ। जैसे आपके पास एक गिलास पानी है, पानी की एक घूंट आपने पिया तो आपके शरीर के लिए बाहरी चीज है, तो बाहरी चीज क्या कहलाएगी? एंटीजन, ठीक है ना। अब आपका शरीर उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपका शरीर किसी भी चीज को स्टे नहीं रहने देता, ठीक है ना। अब उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, या तो आप ऐसे समझिए, आपके शरीर में अगर कोई वायरस, जीवाणु या कुछ भी अटैक किया तो आपका शरीर उससे लड़ेगा। तो लड़ता कैसे है? उसके विरोधी पदार्थ बना के। तो जो आया वो एंटीजन और उसका विरोधी पदार्थ क्या? एंटीबॉडी। एक तो ये रिएक्शन हो गया, और दूसरा एक रिएक्शन एंटीबॉडी का एंटीजन का होता है आपके ब्लड में, ठीक है ना। तो ब्लड का जो आरबीसी होता है, उस आरबीसी के झिल्ली पर ग्लाइकोप्रोटीन के बने पदार्थ होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। और इसी एंटीजन के आधार पर आपके ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है ना। और इसका विरोधी पदार्थ क्या होता है? एंटीबॉडी। अगर आपका एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा? बी। अगर आपका एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए। एक एंटीजन एंटीबॉडी क्या हो गया? ये हो गया। दूसरा, कोविड वायरस के दौरान आप लोगों ने एक सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, सुना था। और यही प्लाज्मा थेरेपी एक बार आया था इबोला वायरस के केस में, ठीक है ना, उसमें थोड़ा बहुत सक्सेस रहा। तो अब प्लाज्मा थेरेपी में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोविड वायरस के शिकार हुए, तो कोविड वायरस हमारे अंदर गया, संभल के रहिएगा, फिर बढ़ रहा है दिल्ली में धीरे धीरे, हाँ। तो अब जैसी कोविड वायरस हमारे अंदर गया तो हमारा WBC उससे लड़ेगा, तो उससे लड़ेगा तो उसके खिलाफ कोई पदार्थ बनाएगा, तो वो पदार्थ क्या होगा? एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो अगर वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनी हुई है तो इसका मतलब कि कोरोना वायरस को हमने क्या कर दिया? हरा दिया, हम ठीक हो चुके हैं, ठीक है ना। अब वो एंटीबॉडी है। अब उस एंटीबॉडी को अगर हम निकाल लें और उस एंटीबॉडी को निकालकर किसी दूसरे कोरोना पेशेंट को हम चढ़ा दें, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भी कोरोना वायरस क्या हो जाएगा? मर जाएगा, ठीक है ना। ये तो नेचुरल प्रक्रिया हुई, एक बॉडी से निकालकर एंटीबॉडी। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा हम इसी एंटीबॉडी को लैब में बना सकते हैं।
भाई कोई कोशिका लिया, उसको संक्रमित किया, संक्रमित करने के बाद वो कोशिका खुद एंटीबॉडी बना देगी, ठीक है ना। तो लैब में हम एंटीबॉडी बनाए और एंटीबॉडी बनाकर हम उसकी ढेर सारी क्या कर दें, क्लोन बना दिए, ठीक है ना। तो जब भी एंटीबॉडी बनेगी किसी विशेष एंटीजन के खिलाफ बनेगी या तो किसी विशेष रोग के खिलाफ बनेगी, और फिर उस एंटीबॉडी को जो पहले एक था फिर उसका क्लोन कराया गया और क्लोन करा के ढेर सारी उसकी एंटीबॉडी बना दी गई और फिर किसी मरीज को क्या कर दिया गया, चढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो लैब में एंटीबॉडी को बनाकर उसका क्लोन बनाना ही क्या कहलाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो अब आप आ जाइए इसमें डिफिनीशन पे, ये मानव निर्मित प्रोटीन होते हैं, सही बात है, हम इसको लैब में बना रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा, ये विशिष्ट एंटीजन से संबंध बनाने वाली अपनी क्षमता के कारण प्रतिरक्षात्मक प्रकार को क्या करते हैं, उद्दीपित करते हैं, यानी कि ये स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड स्पेसिफिक एंटीजन। अभी मैंने बताया कि हर एंटीबॉडी का निर्माण एक विशेष एंटीजन के तहत होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस है, उस कोरोना वायरस को हमने क्या कर दिया, चूहे को संक्रमित करवाया, अब चूहे का शरीर एंटीबॉडी बनाया, उस एंटीबॉडी को हमने लैब में निकाला और लैब में निकालकर हम उसकी ढेर सारी क्या कर लिए, कॉपी बना लिए, ठीक है ना। तो जो वो भी एंटीबॉडी बनी है वो किसके आधार पर, कोरोना वायरस के संक्रमण के आधार पर बनी है, तो किसी न किसी विशिष्ट एंटीजन के आधार पर बनी है, तो ये भी सही है और दूसरा भी सही है। तीसरा आ जाओ, वे नीपा वायरस के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। अगर यहीं पर ये टर्म नहीं देता, याद है ना क्या बोला था मैंने, यूपीएससी के ऑप्शन में दम होता है, क्वेश्चन में दम नहीं होता, ठीक है ना। अब यहां पर दिया है ये नीपा वायरस, ठीक है ना। नीपा वायरस जो होते हैं ये भी डेंजरस वायरस होते हैं, आरएनए के वायरस होते हैं ये, और इस नीपा वायरस के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों के उपचार में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। एक्चुअली है क्या, टाइम्स ऑफ इंडिया में आज के 6 महीने पहले एक लेख छपी थी कि भारत सरकार जो है नीपा वायरस के ट्रीटमेंट के लिए अभी इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का एज ए क्लिनिकल ट्रायल कर रही है, अभी इलाज नहीं हो रहा है, अभी क्लिनिकल ट्रायल कर रही है, ठीक है ना। लेकिन अब यह है कि ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है ऐसा, ठीक है ना। तो अब इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का नीपा वायरस में तो नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे विषाणु संक्रमण में हम इनका उपयोग कर सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट के तौर पर, ठीक है ना। तो इसका यह भी ऑप्शन क्या हो सकता है, अभी मैंने कोविड को बताया ही था, वो भी वायरल डिजीज है, तो इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल इन तीनों पॉइंट पर हो सकता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। कहां कह रहा है, नीपा वायरस संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों में, कहां कह रहा है नीपा वायरस में हो रहा है, वही ने कहे, भाव पे नहीं शब्दों पे जाओ, है ना। भाव केवल रिलेशन बनाने के लिए होता है, समझा। इधर हम देख, सही है ना, ऑप्शन में देख, ये नीपा विषाणु के संक्रमण जैसे विषाणु संक्रमणों, तो विषाणु संक्रमणों में और भी रोग हो सकता है ना, स्नोफिलिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उनमें तो इस्तेमाल हो ही सकता है, नीपा में अभी टोटली इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्लिनिकली ट्रायल इसका चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका तीनों ऑप्शन सही हो सकता है, अरे हाँ या ना बोलिए, ठीक है। आगे चले, हाँ एक क्वेश्चन इससे जरूर रहता है, 3 सालों का मैं क्राइटेरिया देख रहा हूं वायरस से, विषाणु से, और क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आंख मूंद कर इस पे आप टिक लगा सकते हो। टिक इसलिए लगा सकते हो कि बेचारा यही एक ऐसा प्राणी है, प्राणी भी नहीं है ना, हाँ, न तो इसके जीवन के लक्षण है न तो मृत के लक्षण है, ठीक है ना। तो विषाणु से संबंधित एक सबसे अच्छी चीज है कि जो आ जाए उसको सब सही मान लिया करो, है ना। और दुनिया में विषाणु ही एक ऐसी चीज है कि इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को संक्रमित कर सकता है,
यहां तक कि पेड़ पौधों को भी संक्रमित कर सकता है, इकलौता। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की क्या मानी जाती है? कड़ी मानी जाती है। जब वो किसी होस्ट में नहीं है, यानी किसी जीव या पौधे के शरीर में नहीं है, तो वो निर्जीव कण है, ठीक है ना। और ये ऐसा निर्जीव कण है कि जैसे किसी के सजीव में जाता है, अपना द्विगुणन करने लगता है, और द्विगुणन करना सजीवों का गुण है, ठीक है ना। तो अब यहां ऑप्शन में पूछा है कि जो विषाणु होते हैं, ये महासागरी जल में कोई विषाणु जीवित नहीं बच सकते। क्यों नहीं बच सकते? ये तो पदार्थ ही है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे रिवाइव करो, थोड़ा सा, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा अगर कभी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा है। इस पृथ्वी पर आदि सागर में सबसे पहला बनने वाला पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है, और उस न्यूक्लिक अम्ल में अपने जैसा दूसरा न्यूक्लिक अम्ल बनाने की क्षमता थी, ठीक है ना। और वायरस क्या होता है? वायरस एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, और उसके चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर होती है, यही वायरस है। कुछ वायरस होते हैं इस प्रोटीन के ऊपर भी लेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं इनवेलप, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ और वायरस होते हैं इस इनवेलप के ऊपर कांटे जैसी संरचना होती है, उसको हम स्पाइक बोलते हैं, वो भी प्रोटीन होता है। तो मूलतः वायरस क्या है? एक प्रकार के कण हैं, जिनके अंदर क्या होता है? नाभिक में न्यूक्लिक एसिड होता है, वो या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, ठीक है ना। और उसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है। तो सबसे पहला न्यूक्लिक अम्ल कहां बना? आदि सागर में। तो जाहिर सी बात है कि महासागरी जल में कोई विषाणु जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि विषाणु क्या है? न्यूक्लिक अम्ल ही तो है, और वो वहीं से पैदा ही हुआ, तो क्यों नहीं जीवित रहेगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? दूसरा, कोई विषाणु जीवाणुओं में संक्रमण नहीं कर सकता। एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज, जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है, ठीक है ना। और विषाणु मैंने बोला इकलौता ऐसा पदार्थ है, जीव नहीं है, इकलौता ऐसा पदार्थ है जो जीव जंतु पेड़ पौधों सभी को क्या कर सकता है? संक्रमित कर सकता है। तो उसके आधार पर यह भी क्वेश्चन क्या हो गया? ऑप्शन गलत। कोई विषाणु परपोषी कोशिका में कोशिकीय अनुलेखात्मक सक्रियता को परिवर्तित नहीं कर सकता। अरे करता है तभी तो रोग होता है। जब ये आपके शरीर में जाता है और आपके शरीर से ऊर्जा को लेता है, और ऊर्जा लेकर अपना क्या करने लगता है? द्विगुणन करने लगता है। और जब द्विगुणन करेगा तो जाहिर सी बात है अपनी संख्या को क्या करेगा? बढ़ाएगा, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है ना। अब ये सब करेगा तो अपनी प्रोटीन को वो छोड़ेगा, तो आपके अंदर रोग उत्पन्न होगा ही होगा। तो ये भी नहीं। तो कौन कौन से इसमें बोले कि कितने सही हैं? सिंपल है ना, टोटल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। देन इसके बाद निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। इसको तो गांव वाले वैसे ही बता देंगे, है ना। कितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जरा बताएं। हाँ ठीक है, तो बता दोगे ये? कसावा, हर्ब, सर्ब और ट्री, तीन तो आप जानते हो। तो जो कसावा होता है ना, ये झाड़ी नुमा पौधा होता है, ठीक है ना। और ये जो झाड़ी नुमा पौधा होता है, ये बड़ा झाड़ीदार पौधा होता है। 3 से 4 मीटर तक ये क्या हो सकता है? ऊंचा हो सकता है। और यह 12 मासी पौधा होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? 12 मासी पौधा होता है। तो अगर आप इसका पेयर बनाओगे तो कसावा क्या है? सही है, काष्ठी झाड़ी है, क्योंकि उनकी ऊंचाई क्या है? ज्यादा है। दूसरा आ जाओ, अदरक, आभासी तना युक्त क्या है? ये झूठा तना है। अदरक, अदरक क्या है? झूठा तना वाला पौधा है। जिंजर है? अच्छा, सेव फल है? सेव फल है कि नहीं? अब बताओ। सेव झूठा फल है, क्योंकि फल अंडाशय से विकसित होता है, लेकिन सेव पुष्पासन से विकसित होता है। तो सेव क्या है? झूठा फल, ठीक है ना।
आलू क्या है? जब जनरली आपके दिमाग में है कि जो नीचे पैदा होता है वो जड़, तो अदरक भी क्या है? तना है। लेकिन जो अदरक होता है ये जनरली पत्तियों का आवरण है। इनका निर्माण किससे हो रहा है? पत्तियों के आवरण से हो रहा है। तो प्योरली ये तना भी पूरी तरीके से नहीं होते, झूठे तने होते हैं। तो ये भी क्या है आपका? सही है। मालाबार पालक है, ये भी एक आपका हर्बेसियस क्लिम्बर है। क्लिम्बर का मतलब चढ़ने वाला, ठीक है ना? तो चढ़ने वाला, और ये एक फैलने वाला क्लिम्बर लता जैसे कैरेक्टर वाला होता है। तो ये भी बात सही है, ठीक है ना? बेसिक चीजें। अब आ जाओ पुदीना। पुदीना खाते होगे ना खूब, पुदीने की चटनी इस समय गर्मी में बड़ी अच्छी लगती होगी, उसमें क्या बोलता है, सत्तू में डालकर, और मजा आता है। पुदीना जिसको हम बोलते हैं मिंट, ठीक है ना? मिंट एक हर्बेसियस पौधा है, न कि वार्षीय झाड़ी। क्या है? वार्षिक झाड़ी नहीं है, ये क्या है? हर्बेसियस पौधा है, यानी कि यह एनुअल नहीं है। पुदीना एक ही सीजन में नहीं मरता, बल्कि सालों तक ये क्या रहता है? जीवित रहता है। तो उस आधार पर पुदीना वार्षिक झाड़ी नहीं है, ठीक है ना? दूसरा आ जाओ पपीता। काष्ठीय झाड़ी है? नहीं, उड़ी स्टीम है। ये क्या है? उड़ी स्टीम है, ठीक है ना? तो अब पूछा है कि इसमें कितने सही हैं? कितने सही हैं? 1 2 3, ये दोनों टोटली क्या है? गलत हैं। तो केवल कितने सही हैं इसमें? अब ये बताओ, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि नहीं? है ना? गांव वाले हमेशा इसका इस्तेमाल, अरे पपीते को देखो, एक लात मारो पेड़ टूट जाएगा, है ना? ये प्योरली क्या है? उड़ी स्टीम है, यानी है तो तना, लेकिन लकड़ी जैसा मजबूत नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? उड़ी स्टीम बोलते हैं। पुदीना जो है वार्षिक झाड़ी नहीं है, बल्कि ये क्या है? चढ़ने वाली लताएं जैसी हैं, ठीक है ना? तो आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो। तो इसमें से कितने सही हैं? 3। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, ये मस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सोचने पे मजबूर कर देगा, और सोचने पे मजबूर कर देगा क्या? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, नाम क्या है? गगन। हमारा अपना क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है IRNS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका हम जल्द ही प्रयोग करने वाले हैं। अब ये जो गगन प्रणाली है, इस गगन प्रणाली का हम इस्तेमाल कौन करते हैं? अभी हम नहीं करते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही, ये करती है। और क्यों करती है? इसके लिए हमको कुछ अलग से उपकरण भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे जो पहले से सैटेलाइट्स हैं, GSAT 8, GSAT 10 और GSAT 15, अब ये जो संचार उपग्रह हैं, इन संचार उपग्रह के कुछ ट्रांसपोंडर्स का इस्तेमाल हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। और ये प्रणाली होती क्या है? ये जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करके उनकी शुद्धता का मापन करके पायलट को क्या करती है? प्रोवाइड करती है, ठीक है ना? जिससे हमारे जो पायलट होते हैं, उन पायलट को बिल्कुल शुद्ध क्या मिलता है? संकेत मिलता है। नहीं तो आप समझिए, अगर पायलट को जीपीएस गलत संदेश मिल जाएगा, तो वो तो जीपीएस के आधार पर उड़ेगा वहां पे। भाई ऊपर लेफ्ट राइट के थोड़ी बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना? तो अगर उसको गलत जीपीएस मिल जाएगा, तो उसी गलत जीपीएस के आधार पर हो जाएगा। लेकिन वो जो जीपीएस उसको मिल रहा है हमको, जो अमेरिका का ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, उससे जो भी संकेत मिल रहा है, उन संकेतों का मॉनिटरिंग कौन करता है? GSAT 8 10 15। और ये मॉनिटरिंग करके किसको प्रोवाइड करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जब ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये प्रोवाइड करता है, फिर ये किसको देता है? पायलट को देता है, ठीक है ना? ये है हमारी क्या? गगन प्रणाली। लेकिन इस गगन प्रणाली का उपयोग अभी वर्तमान में केवल और केवल किसके लिए हो रहा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए हो रहा है, एयरपोर्ट के लिए हो रहा है, पायलट के लिए हो रहा है, ठीक है ना? यानी कि वायुवी यातायात के लिए हो रहा है। लेकिन हम भविष्य में इस गगन प्रणाली का जो प्रयोग है, वह दूसरे भी नेविगेशन सिस्टम के तौर पर हम कर सकते हैं। जैसे सड़क परिवहन हुआ, समुद्री परिवहन हुआ, रेलवे सिस्टम हुआ,
ड्रोन संचालन हुआ, या कृषि क्षेत्र में अगर आप देखिएगा ड्रोन संचालन, या फिर ऑफ रोड वाहन। ऑफ रोड वाहन का मतलब जैसे ट्रैक्टर वगैरह ये सब, तो इनमें भी हम गगन प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो भारत इस प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है वो किसमें, केवल और केवल एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए कर रहा है। लेकिन हम अन्य क्षेत्रों में भी जहां जहां नेविगेशन की आवश्यकता है वहां पर हम इनकी लाभ ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है आपके गगन प्रणाली। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। इससे अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, सही बात है, जीपीएस प्रणाली को। दूसरा, इससे और अधिक एक रूप और उच्च गुणवत्ता का वायु यातायात प्रबंधन प्राप्त होगा। ठीक है ना। तीसरा, इसके लाभ केवल विमानन में नहीं मिलेंगे किंतु परिवहन के अन्य प्रकारों में नहीं। नहीं, गलत है ये, विमानन में तो मिलेंगे ही, लेकिन कहा गया है कि किंतु परिवहन के अन्य प्रकारों में नहीं। और अभी मैंने आपको बताया सड़क परिवहन में इनका इस्तेमाल हो सकता है, समुद्री परिवहन में इस्तेमाल हो सकता है, ड्रोन सिस्टम में इस्तेमाल हो सकता है, रेलवे सिस्टम में इस्तेमाल हो सकता है। हो नहीं रहा है लेकिन इस्तेमाल हो सकता है। तो उस आधार पर यह ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। पहला और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। क्लियर है ना घुमावदार, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं ग्रैंड पैलेस। फरवरी में 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिति के, बड़ा चर्चा में था ये भी, है ना। फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में, फरवरी मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च, तीनों महीने में चर्चा में रहा। ठीक है ना। अब ये जो सम्मेलन है, देखिए पहली चीज कि ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का जो सह अध्यक्षता किया था भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। ठीक है ना। और ये जो सम्मेलन है ये 2023 के ब्लेचली सम्मेलन और 2024 में जो आपका सियोल शिखर सम्मेलन है, ठीक है ना। तो इसमें इन बातों पर, इसी आधार पर यह सम्मेलन हुआ था। टोटल ये एआई बेस्ड सम्मेलन था। और इस सम्मेलन में एआई सेफ्टी, उसकी समावेशिता और उसके वैश्विक शासन को क्या किया गया था, आगे बढ़ाने की बातचीत हुई थी। तो इसमें सह नेतृत्व किसका था, भारत और फ्रांस का था। ठीक है ना। और इसमें जो सम्मिलित देश थे, सम्मिलित देशों में भारत, चीन, यूरोपीय आयोग सहित 50 देश इसमें सम्मिलित थे। अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं था इस सम्मेलन में। तो उस आधार पर अगर हम इसके ऑप्शन को पढ़ें तो सह अध्यक्षता कौन किया था इसमें, भारत ने किया था। भारत के साथ साथ और कौन किया था, फ्रांस ने किया, चीन नहीं, फ्रांस, भारत और फ्रांस। तो उस आधार पर यह आपका पहला तो सही हो रहा है। दूसरा, अन्य देशों के साथ साथ यूएस और यूके ने भी समावेशी और सतत एआई विषयक घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किया था, यह गलत है। अमेरिका ने नहीं किया था, भारत ने किया था। चीन, यूरोपीय संघ समेत 50 देशों ने इस पर क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। और उस समय जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे जेडी वेंस, इन्होंने अत्यधिक नियमन के खिलाफ चेतावनी भी दी थी। और यूके ने भी वैश्विक शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एआई प्रणाली पर क्या उठाया था, सवालिया निशान उठाया था। तो इन लोगों ने सिग्नेचर नहीं किया था, बल्कि भारत, चीन, यूरोपीय संघ और इसके अलावा 50 अन्य देशों ने इस पर सिग्नेचर किया था। ठीक है। तो उस आधार पर इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। तो पूछा इसमें से कौन से सही हैं, तो केवल एक सही है। क्लियर, कंफर्म, डाउट किसी को। अब ये डाउट वाला क्वेश्चन है। डाउट वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन कक्षा 9 का है। ठीक है ना। अगर कक्षा 9 में आपने साइंस पढ़ा होगा, रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मृदा तत्व। तो जो दुर्लभ मृदा तत्व है, तो दुर्लभ मृदा तत्व कहां है, जमीन पे। ठीक है ना। और इनकी विशिष्टता क्या है कि ये अपने अंदर से प्रकाश को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। और इसी प्रकाश के उत्सर्जन के कारण इनका इस्तेमाल फोटो डिवाइस बनाने में किया जाता है।
फोटो डिवाइस का मतलब जैसे टेलीविजन हो गया, स्क्रीन हो गया, मोबाइल की स्क्रीन हो गई, जहां पे लाइट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो इनका इस्तेमाल कौन सा, दुर्लभ मृदा तत्व। तो दुर्लभ मृदा तत्व का इस्तेमाल कहां पे होता है, टेलीविजन स्क्रीन, कंप्यूटर मॉनिटर में प्रयुक्त होता है। और क्यों प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इन तत्वों में इन्फ्लोरेसेंस के गुण होते हैं, प्रतिदीप्ति के गुण होते हैं, और ये प्रकाश को क्या करते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं। कौन, दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ मेटल, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम है रेयर, ठीक है ना। तो उस आधार पर अगर आप इसके ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में कथन और कारण दोनों सही है। चूंकि ये क्या करते हैं, स्फुरदीप्त उत्पन्न करते हैं, इसी वजह से तो इनका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और सेकंड एक ही क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। और क्यों व्याख्या कर रहा है, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल का गुण है क्या, स्फुरदीप्त उत्पन्न करना। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ए ऑप्शन। नेक्स्ट पे, हाँ, ये जनरली है इकोनॉमिक का क्वेश्चन, है ना। हाँ, और इकोनॉमिक वाले सर बोले होंगे कि साइंस का क्वेश्चन है। हाँ, साइंस को दे दिया, और साइंस को इसलिए दे दिया क्योंकि यहां पर आ गया ये, है ना, RFID। इसका RFID का नाम क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यानी रेडियो तरंगों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी जानवर की पहचान करते हैं, यही तो है RFID। अब क्वेश्चन में आप चलिए, रेलवे का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है कवच। क्या नाम है, कवच। और ये कवच एक पूर्णतया स्वदेशी कार्यक्रम है, और इस स्वदेशी कार्यक्रम को किसने बनाया है, भारतीय रेलवे ने। और ये जो कवच प्रोग्राम है, ये व्यापक सुरक्षा योजना है। क्या है, व्यापक सुरक्षा योजना है। तो अगर आप रेलवे की सुरक्षा की बात करोगे तो रेलवे यात्रियों की भी सुरक्षा होगी, ठीक है ना। तो ये व्यापक सुरक्षा योजना है, और इस योजना के तहत रेलवे के ढांचे को सुरक्षित बनाना और दुर्घटना को क्या करना है, रोकना है। कब तक ये रखा गया है, 2022 से लेकर 2032 तक। ये योजना कब से लागू है, 2022 से लेकर 2032 तक के लिए ये योजना लागू गई है। और इस योजना के तहत क्या किया गया कि दुर्घटना को रोकना, नेटवर्क में सुधार करना, और यात्रियों को क्या करना, सुरक्षित करना। ये इस कवच योजना का मेन मोटो है। इसके अलावा रेलवे की जो टक्कर होती है, उनके टक्कर को क्या करना, उनके कोलिजन को रोकना। इसके अलावा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करना, यात्रियों की सुरक्षा करना, और रेलवे को साइबर हमलों से बचाना। तो टोटल ये एआई प्रणाली पर आधारित कार्य करेगी। तो इसी अभियान को हम बोलते हैं कवच। इसको किसने बनाया है, भारतीय रेलवे ने बनाया है। पूर्णतया स्वदेशी कार्यक्रम है, जो कि लागू है 2022 से लेकर 2032 तक। और ये जो है, जैसे अब यात्रियों की पहचान करेगा, फेस रिकॉग्निशन तकनीकी का इस्तेमाल करेगा, RFID का इस्तेमाल करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा ट्रैक पे चल रहे किसी जानवर की पहचान कर लेगा, ट्रैक पर कोई वस्तु रखा गया है उसकी पहचान कर लेगा। तो इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे हमारे जो स्टेशन हैं, या जो पटरियां हैं, या जो ट्रैक पर चीजें हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके ऑप्शन पे आइए। ऑप्शन में पहला दिया हुआ है कि 2028 तक भविष्य के लिए रेलवे प्रणाली सृजित करने हेतु राष्ट्रीय रेल प्लान। तो ये रेल प्लान तो है, लेकिन 2028 तक के लिए नहीं है। कब तक के लिए है, 2032, 2022 से 2032 तक के लिए। दूसरा, कवच जर्मनी के सहयोग से बिल्कुल नहीं, ये पूर्णतया क्या है, स्वदेशी है, ठीक है ना। तीसरा, कवच प्रणाली में स्टेशन सेक्शन ट्रैक पर लगे हुए RFID टैग होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, और इसी के तहत हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। तो पूछा है कि कौन से सही नहीं है, 1 और 2। पूर्णतया स्वदेशी है 2032 तक के लिए, तो इसमें से कौन सा सही होगा,
ठीक है ना। क्वेश्चन को हल करते समय एक चीज विशेष ध्यान देना, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है ना। जनरली क्या होता है ना, पहला टिक मारता है, क्योंकि जब आता है तो उत्सुकता बढ़ती है ना, तो सबसे पहले सही पे टिक लग जाता है ना। जब मैं आर्म फोर्स का मैं एग्जाम जब दे रहा था मेडिकल का, ठीक है ना, तो ऑल ओवर इंडिया में 50 सीट होती है, सॉरी बीएचयू पीएमटी का दे रहा था, तो उसमें पहला क्वेश्चन फिजिक्स का था। फिजिक्स में था कि एक हॉलो स्फीयर है और उसमें तमाम डाटा दिया गया था, तो पूछा था कि इसके सेंटर पर चार्ज कितना होगा। ठीक है ना, डाटा दिया गया था, मैंने उस क्वेश्चन को लगाया और मेरा ऑप्शन भी आंसर भी आ गया। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है इन सब एग्जाम की, क्या है यूपीएससी में, जो आप सोचते हो रहता जरूर है। जो आप सोचते हो वो रहता जरूर है, चाहे आप गलत सोचो चाहे सही सोचो, वो रहेगा जरूर। 3 से 4 मिनट मुझे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गया और जो मेरा आंसर आया वो ऑप्शन में था, मैंने टिक लगाया और हंसी खुशी एग्जाम की जब बाहर मैं निकला तो मैं बड़ा प्रसन्न था। ठीक है ना, कि क्वेश्चन पहला जो था फिजिक्स का, चूंकि मेडिकल वालों का वैसे भी फिजिक्स कमजोर होता है। अब वहां पे 2 मोहतरमा थी लड़कियां, हाँ वो बात कर रही थी, वो बोली थी कि मजा आ गया, पहला क्वेश्चन तो करना ही नहीं पड़ा। अब मैं टेंशन में कि पहला क्वेश्चन नहीं करना पड़ा, ऐसा क्यों। फिर मेरा दिमाग गया हॉलो स्फीयर है, हर जगह सेम होगा, डाटा देके फंसा दिया। अब सेम वही क्वेश्चन है, तुम्हारे दिमाग में होगा सही, वो है ऑप्शन इसमें, लेकिन पूछा क्या है। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित अंतरिक्ष मिशनों पर चर्चा करें। पहला अंतरिक्ष मिशन है आक्जियम 4, दूसरा अंतरिक्ष मिशन है स्पेडेक्स और तीसरा अंतरिक्ष मिशन है आपका गगनयान। इसमें से एक हो चुका है, स्पेडेक्स हो चुका है, ठीक है ना। पीएसएलवी एक्सएल सी 60 से भेजा गया, 2 उपग्रह, कौन कौन सा, चेजर और टारगेट, इनको डॉक किया गया, फिर अनडॉक किया गया, अभी फिर डॉक किया गया, ठीक है ना। अब ये जो स्पेडेक्स है, ध्यान से सुनना, ये स्पेडेक्स मिशन आगे चल के किसमें कन्वर्ट होगा, अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लिए, है ना, इंडियन स्पेस स्टेशन। और स्पेस स्टेशन में जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे वो माइक्रोग्रेविटी का ही तो अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो लोग जा रहे हैं वो भी माइक्रोग्रेविटी का ही अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। मिशन गगनयान में हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, घूम टहल कर वापस आ जाएंगे 3-4 दिनों में, ठीक है ना। तो अब ये अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी का असर अब इनके बॉडी पर कैसा हो रहा है, ये भी तो असर हो रहा है, इसका भी अध्ययन किया जाएगा। आक्जियम 4 मिशन आ जाओ। इस आक्जियम 4 मिशन के तहत इस गगनयान अभियान में जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव किया गया है, जाएंगे 3 अंतरिक्ष यात्री। उस 4 अंतरिक्ष यात्रियों में एक का नाम है शुभांशु शुक्ला, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ठीक है ना। जब आपके प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे 2023 में, भारत की अंतरिक्ष नीति लागू हुई, ठीक है ना, आर्टेमिस समझौते पर सिग्नेचर किया। तो आर्टेमिस समझौता क्या है, एक प्रकार का मून मिशन है। तो नासा अन्य देशों के साथ अगले मून मिशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, वो है आर्टेमिस समझौता। उसी आर्टेमिस समझौते के तहत आक्जियम 4 मिशन भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इस आक्जियम 4 मिशन के तहत हमारे एक गगन यात्री जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला, ये शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे आक्जियम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला, और ये आर्टेमिस समझौते का क्या है, एक भाग है, ठीक है ना। जून में संभवतः ये जाने वाले हैं, प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो वो कौन सा है मिशन, आक्जियम 4 मिशन, ठीक है ना। अब ऑप्शन में पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज स्पेस मिशन गिव एवब इनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। जो ऊपर जाएगा सब माइक्रोग्रेविटी का ही तो अध्ययन करेगा, सैटेलाइट थोड़ी है कि वो अलग अलग चीजों का करेगा, सब के सब क्या है, माइक्रोग्रेविटी में ही तो जा रहा है। और स्पेडेक्स मिशन में इसी माइक्रोग्रेविटी में हमने लोबिया के बीजों को भी जर्मिनेट किया है, ठीक है ना, क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, अरे बोलिए, सभी के सभी क्या होंगे,
माइक्रोग्रेविटी से संबंधित, है ना। और याद करिए, जब मैं इसको पढ़ा रहा था, फिर मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला था नाम नहीं पूछेगा लेकिन मिशन जरूर पूछ सकता है ना। अब ये मत समझिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो लड़े हैं 365 टेस्ट सीरीज या अभ्यास से, तो ये मत समझिएगा कि हम लोगों का यूपीएससी से कोई वो है। हाँ, हमारे यहाँ एनालिसिस करने वाली फैकल्टी है और एनालिसिस करने वाली टीम है, जो पिछले 20 साल के क्वेश्चन को एनालिसिस करके वो एज्यूम करती है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, और उसी संभावनाओं के आधार पर हमारा टेस्ट सीरीज होता है, अभ्यास प्रोग्राम होता है। अभी आपका प्री का एग्जाम शुरू हो गया, अब मेंस के काम शुरू हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में आपका 365 मेंस भी आ जाएगा, ठीक है ना। इस बार जो करंट क्वेश्चन आए हैं, लगभग 2 साल पीछे के भी आए हैं। जो आपके दिमाग में होता है कि साल भर कहीं करंट आता है ना, ये बिल्कुल निकाल दीजिएगा, है ना। कम से कम नहीं तो अगर 365 आप पीटी का पढ़ रहे हैं तो उसके पहले मेंस का जरूर पढ़ जाइएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत की रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। हाँ ठीक है, चलिए करते हैं। पहला है डॉर्नियर 228, IL-76, और तीसरा है C-70। तो इसमें पूछा है कि कौन से सही सुमेलित है, ठीक है ना। और ये चर्चा में था, क्वेश्चन लगभग 2-3 महीने पहले की बात है, जब आपका INS, 2-3 नहीं, साल भर पहले की बात है, भारत का पहला एयरक्राफ्ट पूर्णतया जो स्वदेशी तौर पर निर्मित है, क्या नाम है उसका, INS विक्रांत, उसका जलावरण हुआ, ठीक है ना। उसके जलावरण के बाद ये सब चर्चाएं में थी। तो जो आपका डॉर्नियर 228 है, ये जर्मन डिजाइन का है। ये जर्मन डिजाइन का दोहरे इंजन वाला क्या है, एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। ट्विन इंजन यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है, और विशेष तौर से इसका इस्तेमाल किया जाता है क्षेत्रीय उड़ानों में, सैन्य उपयोग में किया जाता है, ठीक है ना। और ये एक विशेष कार्य करता है, इसके अंदर एक विशेष क्षमता है, उस विशेष क्षमता को बोलते हैं STOL। कौन, डॉर्नियर, ठीक है ना। और ये जो STOL, इसको हम बोलते हैं शार्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी कि ये छोटे जगहों पर भी क्या करता है, टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड कर सकता है। तो डॉर्नियर क्या है, जर्मन डिजाइन दोहरे इंजन वाला एक उड़ान यान है, क्या है, एयरक्राफ्ट है, ठीक है। दूसरा अगर आप चलो IL-76, ठीक है ना, तो ये तो सही है ना पेयर। दूसरा IL-76, IL-76 क्या है, सैन्य परिवहन वायुयान है। और ये IL-76 ये भारी भरकम मालवाहक और सैन्य विमान, सॉरी सैन्य परिवहन विमान है, और ये आपके रूस द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। इसको किसने बनाया है, रूस ने इसको बनाया है। और IL-76 भारतीय वायुसेना में 1990 से अभी तक कार्यरत है, ठीक है ना। तो IL-76 है क्या, सैन्य परिवहन वायुयान, ध्यान रखना लड़ाकू वाहन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका तो सुमेलस नहीं है ना, पराध्वनिक युद्धक वायुयान नहीं है ये, बल्कि क्या है, सैन्य परिवहन वायुयान है। अब आ जाओ C-70 ग्लोब मास्टर थर्ड, ये अमेरिका द्वारा निर्मित यही है, भारी सैन्य परिवहन वायुयान। तो इसको किसने बनाया है, अमेरिका ने। IL-76 को किसने बनाया है, रसिया ने, ठीक है ना। तो IL-76 भी क्या है, सैन्य परिवहन वायुयान है, और इसके अलावा C-70 ग्लोब स्टार भी क्या है, ये भी सैन्य परिवहन वायुयान है, बट इसको किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया है। और ये भी आपके भारतीय वायुसेना में रणनीतिक परिवहन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अब ऑप्शन में इसमें दिया है कितने सही हैं, कितने मैच खा रहे हैं, तो ये तो मैच कर ही रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसका ये होगा, और ये तो वैसे भी मैच कर रहा है, तो कितने मैच कर रहे हैं, 2 है ना ऑप्शन, 2। क्लियर, आगे भी है, नहीं बस इतना ही
है ना। लास्ट में आपका यूपीएससी प्रीलिम 2025, शेयर योर जीएस पेपर फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड हेल्प सेट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 45 to 48 है, कट ऑफ इतना ही जाना है मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो था ना, न पूरी तरीके से टफ है और न पूरी तरीके से इजी है। जो लोग पूछते हैं, कह रहे हैं कि इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कोई अलग नहीं है, यही यूपीएससी का पैटर्न है और यूपीएससी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछती है और वो आपको ऑप्शन में क्या करती है, घुमाती है, ठीक है ना। तो आप ना हो तो स्कैन करके आप बाकी और भी डिटेल आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। और साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आप 365 अपडेट मटेरियल की 2 है और एक है 365। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया होगा तो टेस्ट सीरीज आप जाके देख लीजिएगा, 5-7 जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, और विशेष तौर से वो टेस्ट सीरीज जरूर आप पेपर जाके देख लीजिएगा जो कंबाइंड है। 3 क्वेश्चन तो उसी से है हूबहू, ठीक है ना। तो साइंस टेक के पूरे क्वेश्चन हमारे अपने ही प्रोग्राम से आए हुए हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि जो वहां पे है वहीं उठा के यहां पे रख दिया गया है, ऐसा नहीं है। मेजोरोना चिप के बारे में भी क्वेश्चन था, टेस्ट सीरीज में था, ठीक है ना। और ये जो विस्फोटक पदार्थ है ये अभ्यास में भी था, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप सही ढंग से टेस्ट सीरीज और 365 का प्रॉपर डीपली अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स कहीं से जाने वाला नहीं है। और एक जो आपका इसमें क्वेश्चन था मेजोरोना चिप, इस मेजोरोना चिप के बारे में पहली बार आया था 21 फरवरी 2025 को न्यूज टुडे में, जो हम लोगों का डेली न्यूज टुडे आता है ना, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा फरवरी, 21 फरवरी वाले डेट में। तो नियर अबाउट मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज 365 और दूसरे क्लास नोट्स वगैरह इन सबसे आए। क्लियर, ठीक है। चलिए भविष्य में फिर जल्दी मुलाकात होगी मेंस में। थैंक यू।